तो गाइज ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस रिटन टेस्ट क्लासेस में मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ पार्ट 12 को। तो गाइज क्या है कि ये जो हम वीडियोस डिस्कस कर रहे हैं, इनमें अगर आप किसी भी भारतीय सेना में जैसे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में या इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस में जैसे बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, इसके अलावा अगर आप किसी भी स्टेट पुलिस की या स्टेट में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इनके अलावा गाइज अगर आप सिविल सर्विसेज की बात कीजिए तो सिविल सर्विसेज में अगर आप ग्रेड 3, ग्रेड 4 या लेवल 5 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गाइज ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो गाइज इन वीडियोस में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो काफी सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं और वो इतने इंपॉर्टेंट है कि आगे भी जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें वो उनके पूछे जाने की काफी संभावना। तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ देखते हैं इंस्पिरेशन। तो गाइस अगर आपके पास इस प्रकार के मोटिवेशनल कोट्स हैं, इस प्रकार की मोटिवेशनल पॉइंट्स हैं, तो गाइस आप almightyguidance@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं या आप फेसबुक पेज पर भी almighty guidance के वहां पर शेयर कर सकते हैं। तो गाइस क्या कह रही हैं ये सुंदर पंक्तियां? कह रही हैं यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल। तो गाइस कह रही हैं यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली बरनी पड़ती है उड़ान बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। तो गाइस अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गाइस आपको उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको अपने दिल में एक जुनून सा जगाना है। आपके दिल में आपने ये ठाननी है कि इस एग्जाम को जब तक मैं क्लियर नहीं करता या करती तब तक मुझे रुकना नहीं है। तो गाइस इसी प्रकार आपको क्या करना है कि जब कभी फॉर्म निकलते हैं किसी रिक्रूटमेंट के तो उसी दिन आपको प्रिपरेशन शुरू करके एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। गाइस आपको जो प्रिपरेशन है वो डेली पढ़ना है, चाहे थोड़ा पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, कॉन्स्टेंटली पढ़िए। तो गाइस तिनका तिनका नॉलेज को इकट्ठा करके आपके पास एक दिन ज्ञान का भंडार बन जाएगा और वही ज्ञान का भंडार अच्छी तरीके से रिवाइज करके जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो गाइस चाहे किसी भी एग्जाम में आप बैठे हो वो एग्जाम आप डेफिनेटली क्लियर करेंगे। तो गाइस देखते हैं आज की वीडियो में। तो गाइस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे और ये पार्ट 12th है, यानी इससे पहले 11 पार्ट्स हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हुए हैं तो गाइस इस वीडियो को देखने के बाद वो भी देखें, वो भी इस पार्ट की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस क्वेश्चन क्या रहा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइस ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पूछा जा रहा है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की भारतीय संविधान का दाता, भारतीय संविधान का पिता किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी जी, बाबा साहेब अंबेडकर जी, सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है बाबा साहेब अंबेडकर जी। जो महात्मा गांधी जी हैं इनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब बी आर अंबेडकर जी का सबसे पहले आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। तो इनका नाम क्या है? भीमराव रामजी अंबेडकर। ही इज ऑल्सो नोन एज बाबा साहेब अंबेडकर वॉज एन इंडियन जूरिस्ट। ये एक अच्छे कानून को जानने वाले थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, पॉलिटिशियन एंड सोशल रिफॉर्मर हु इंस्पायर्ड द दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट एंड कैंपेन्ड अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन टूवर्ड्स द अनटचेबल्स। तो गाइस ये बात कर रहे हैं कि 1950 से पहले जो था इंडिया, उसमें आज भी ये काफी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस चल रही है। लेकिन उस टाइम यानी 1950 से पहले जो अनटचेबिलिटी, कास्टिज्म, इस प्रकार के छुआछूत, तो गाइस ये जो है ये काफी ज्यादा रिजेक्ट थे और दलित कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे बी आर अंबेडकर जी ने। और जिस प्रकार का व्यवहार तब अनटचेबल्स दलित के साथ किया जाता था उसके खिलाफ इन्होंने काफी सारी आवाज हुई और काफी सारी इन्होंने मूवमेंट्स यानी आंदोलन भी चलाए। ही वॉज इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। तो गाइस जब भारत आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद ये भारत के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी बनते हैं। आपसे किसी भी एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द मेजर आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और गाइस जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो लिखा गया 30 जनवरी 1950 को ये इसकी एनफोर्समेंट होती है। तो गाइस इसका मेजर पार्ट जो है उसकी ड्राफ्टिंग बी आर अंबेडकर जी ने ही की और यही कारण है कि इनको ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरटीए एक्ट जो है वो हमेशा न्यूज में रहता है। गवर्नमेंट से अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन लोगों के द्वारा मांगी जाती हैं तो गवर्नमेंट प्रोवाइड भी करती है। तो उसी के रिगार्डिंग ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, कि भारत का जो सूचना आयोग का कमिश्नर है वो कौन है, इंफॉर्मेशन कमीशन के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है इंडिया के। तो ये आपके पास चारों ऑप्शन हैं, चारों में से कोई एक होगा। एस ए बोबड़े, बिमल जुल्का, जनरल मनोज मुकुंद नरावने, एडमिरल करमवीर सिंह। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है बिमल जुल्का। अब ये जो एस ए बोबड़े हैं यानी शरद अरविंद बोबड़े, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। जनरल मनोज एम नरावने जो है, मनोज मुकुंद नरावने, ही इज द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। और जो करमवीर सिंह जी हैं, ये चीफ ऑफ इंडियन नेवी हैं। और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है, बिमल जुल्का। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन इंडिया, भारत में, हु इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन, कि राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है। गाइज ये आपको क्वेश्चन देखने को बहुत इजी लगेगा और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा भी जाता है अलग अलग बेल्ट फोर्सेस के एग्जाम में। तो फादर ऑफ नेशन किसे कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। तो गाइज देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 में हुई। ही वॉज एन इंडियन लॉयर, एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट एंड पॉलिटिकल एथिसिस्ट who employed non-violent resistance to lead the successful campaign for India's independence। गाइज ये कानून को जानने वाले थे, अच्छे प्रकार के एक वकील थे और जो कॉलोनियल रूल था ब्रिटिशर्स का उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई और ये अच्छे पॉलिटिक्स के ज्ञाता भी थे। तो गाइज इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो आंदोलन चलाया ब्रिटिशर्स को भारत से निकालने के लिए, वो नॉन वायलेंट था। उन्होंने नॉन वायलेंट वे से अपोज किया ब्रिटिशर्स को और इस कैंपेन को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया। 15 अगस्त 1947 को जो भारत को राजधानी इंडिपेंडेंस मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है, उसका मुख्य श्रेय, उसका जो मेन करेक्टर आप कह सकते हैं वो महात्मा गांधी जी थे। एंड इन टर्न इंस्पायर मूवमेंट्स फॉर सिविल राइट्स एंड फ्रीडम अक्रॉस द वर्ल्ड। तो गाइस इसके अलावा सिविल राइट्स की, जनता के राइट्स का वायलेशन ना हो, हर एक को फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो गाइस अलग अलग देशों में, एक बुक में मैंने ये भी पढ़ा था कि महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी के ऊपर 4 कॉन्टिनेंट्स और 12 देशों ने इसी नॉन वायलेंस को अपनाकर जो है अलग अलग रूलर से, अलग अलग कॉलोनियल रूल्स से इंस्पिरेशन लेकर, तो उनसे जो है अलग अलग लोगों से, यानी ब्रिटिशर्स की लगभग 50 से ज्यादा कॉलोनीज हुआ करती थी। तो महात्मा गांधी जी के इस प्रकार नॉन वायलेंस के तरीके को अपनाकर अलग अलग देशों ने, 4 महाद्वीपों ने और 12 देशों ने इंडिपेंडेंस गेन की। तो गाइस महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इंडियन हिस्ट्री में। तो देखिए इनका जो बर्थ डे है 2 अक्टूबर, उसको इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। गाइज ये नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के पुजारी थे, तो यही कारण है कि पूरे वर्ल्ड में इनकी एमिनेंस है। तो गाइज 2 अक्टूबर आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस होता है। और जब इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी को, इसको शहीदी दिवस, मार्टर डे के रूप में भी हम मनाते हैं। तो जो शहीदी दिवस होता है 30 जनवरी को भी सेलिब्रेट किया जाता है और 23 मार्च को भी। इसमें सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जी को जो है 23 मार्च को फांसी दी जाती है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर से लिया गया है। द सेंटेंस आई एम टीचिंग यू, देखिए आपके पास एक ग्रामर का सेंटेंस है, बिलोंग्स टू विच ब्रांच ऑफ टेंस। तो ये पूछा जा रहा है कि आई एम टीचिंग यू, ये एक आपके पास क्लास है, टेंस है, ये कौन सी ब्रांच है जो टेंस की, जिसमें से ये लिया गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो इसका क्या बनता, आई टीच यू, आई एम टीचिंग यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना हुआ है, आई वाज टीचिंग यू ये पास्ट कंटिन्यूअस बन जाता, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में ये बनता आई शैल बी टीचिंग यू। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएस हमेशा न्यूज में रहता है, वर्ल्ड पावर की तरह
इस टाइम पूरी दुनिया पर रूल कर रहा है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जो अमेरिका है, यूएसए की कैपिटल कौन सी है? लंदन है, कैनबेरा है, वॉशिंगटन है, बीजिंग है। तो गाइस क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है वॉशिंगटन डीसी। देखिए यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें टोटल 50 स्टेट्स हैं। जैसे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अलग अलग 50 स्टेट्स जो हैं जुड़कर यूएसए बनाती हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बनाती हैं। जो कैनबेरा है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, सॉरी लंदन जो है इंग्लैंड की राजधानी है, और बीजिंग किसकी कैपिटल है? ये चाइना की है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कंप्यूटर एप्लीकेशन से, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। कि जो सीपीयू होता है, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इजी इजी क्वेश्चंस आपको अलग अलग बेल्ट फोर्सेस में या लेवल 3rd 4th 5th ग्रेड के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें देखने को मिलेंगे। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिव अंडरटेकिंग। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये जो सीपीयू होता है पूरे कंप्यूटर का ये हर्ट होता है, मेन पार्ट होता है। गाइस जो भी इंफॉर्मेशन आप कीबोर्ड के द्वारा, माउस के द्वारा जो अलग अलग इनपुट डिवाइसेस के थ्रू एंटर करते हैं, तो वो सारी जो है वो सीपीयू के अंदर ही प्रोसेस होती है, और यही सीपीयू होता है जो प्रिंटर या मॉनिटर या स्पीकर के द्वारा आउटपुट देता है। तो क्या कह रही है एक्सप्लेनेशन? ना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू आल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल प्रोसेसर। Our main processor is the electronic circuitry within a computer that executes instructions that make up a computer program। तो जो कंप्यूटर में अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, जिस प्रकार की इंस्ट्रक्शंस जो सीपीयू को देते हैं उसी प्रकार की इंस्ट्रक्शंस को वो एग्जीक्यूट करता है। CPU performs basic arithmetic, logic, controlling and input output operations specified by the instructions in the program। तो गाइस जिस प्रकार से अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं कंप्यूटर में, तो जिस प्रकार की आप उसे इनपुट देते हैं, चाहे वो मैथ्स के रिलेटेड है, लॉजिक या कंट्रोल या किसी भी प्रकार की है, तो जो अंदर ऑपरेशन का काम है वो कौन करता है? सीपीयू। इसीलिए एक सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम का हर्ट कहा जाता है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आपसे हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है, कहां पर है ये? न्यूयॉर्क यूएसए में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, लंदन इंग्लैंड में, या दिल्ली इंडिया में। तो गाइज ये अलग अलग सिटीज हैं, और कौन सी कंट्रीज में ये सिटीज पड़ती हैं आपको इस साइड दिया गया है। क्या ये दिल्ली में है, लंदन है, जिनेवा है, न्यूयॉर्क है? तो गाइज देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। The World Health Organization is a specialized agency of the United Nations responsible for international public health। कि इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिक हेल्थ को किस तरीके से मेंटेन करना है, कौन कौन सी गाइडलाइंस टाइम टू टाइम जारी करनी है, किस प्रकार का स्टैंडर्ड रखना है, ये सब कौन सेट करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका गठन कब होता है? 7 अप्रैल 1948 को, विच इज कमेमोरेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे। तो गाइज आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कौन सी डे को सेलिब्रेट करते हैं? 7 अप्रैल को करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट होती है। तो गाइज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आरटीआई एक्ट से जुड़ा हुआ है। व्हेन द आरटीआई एक्ट केम इनटू फोर्स, कि ये जो आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, ये इसकी एनफोर्समेंट कब हुई? 12 अक्टूबर 2005 को, 15 जून 2005 को, 12 मई 2005 को, ये नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 12 अक्टूबर 2005। द सेंट्रल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, देखिए यहां पर सेंट्रल लिखा हुआ है, यानी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है। इसके अलावा भी अलग अलग स्टेट्स ने, जैसे जम्मू कश्मीर स्टेट ने भी, जो 5 अगस्त से पहले हुआ करती थी, उसने भी अपना राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लिया हुआ था। तो गाइस ये सेंट्रल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात की जा रही है। It was passed by the Indian Parliament on 12th of May 2005 and received presidential assent on 15th of June 2005. It came into force on 12th of October 2005। तो गाइज आपसे ये क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है? इसकी एनफोर्समेंट की डेट पूछी जा सकती है। आपसे ये नहीं पूछा जा सकता कि वो पार्लियामेंट ने उसको कब पास किया या प्रेसिडेंट ने उसको कब असेंट की। तो गाइज मोटे मोटे तौर पर आपको मैं बता दूं कि आर्टिकल 368 कहता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड करना है।
जब कोई भी कानून नया बनता है तो एक बिल पेश किया जाता है सदन में, और सदन में से पास होने के बाद वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट जब उस पे असेंट यानी अपने सिग्नेचर करते हैं, उसको सहमति देते हैं, तो वह बिल जो है लॉ बनकर एक्ट बन जाता है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है हु इज द लोकपाल ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली लोकपाल और लोक आयुक्ता एक्ट जो 2013 का था, काफी ज्यादा न्यूज में था, तो उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। ये अलग अलग एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है और पूछा जाएगा भी। तो लोकपाल ऑफ इंडिया कौन है? सचिन तेंदुलकर, पिनाकी चंद्र घोष, मनमोहन सिंह, शशि थरूर। तो गाइस देखते हैं आंसर। इसका आंसर है पीसी घोष। द लोकपाल एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ एन एंटी करप्शन ombudsman called लोकपाल एट द सेंटर एंड लोकायुक्ता एट द स्टेट लेवल। तो गाइस इस लोकपाल का क्या काम होगा कि गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, क्या वो करप्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार की विजिलेंस, इस प्रकार के केसेस, यानी गवर्नमेंट टॉप ऑफिशियल्स में अगर कोई करप्शन होती है तो उस सारे करप्शन को रोकने के लिए ये लोकपाल काम करेगा। ये सेंट्रल लेवल पे और स्टेट में टॉप ऑफिशियल्स की करप्शन को रोकने के लिए लोकायुक्ता काम करेगा। और ये एक्ट कब आया? 2013 में, लेकिन लोकपाल जो है ये रिसेंटली अपॉइंट हुआ, यानी 2019 में अपॉइंट होता है। द लोकपाल वुड कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड अ मैक्सिमम ऑफ 8 members ऑफ विच 50% शेल बी जुडिशियल मेंबर्स। तो गाइज इसमें कितने मेंबर्स होंगे टोटल? इसमें लोकपाल में टोटल 8 मेंबर्स होंगे। और उसके बाद क्या है, जो 50% मेंबर्स हैं वो आपके जुडिशियल यानी रिटायर्ड जजेस होने चाहिए, या कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिनको कानून की अच्छी नॉलेज है। तो अभी करंट में कौन है लोकपाल ऑफ इंडिया? ही इज पीसी घोष। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग मैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। की भारतीय संविधान जब लिखा गया तो इसको ड्राफ्ट करने की जो कमेटी थी उसमें चेयरमैन कौन था? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, पताबी सीतारामैया, नरेंद्र मोदी। तो गाइस देखते हैं आंसर। देखिए नरेंद्र मोदी को तो आप ऐसे ही डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 1950 में जब एनफोर्समेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तब इनका जन्म भी हुआ होगा। तो गाइस ऑप्शन ऐसे ही दिए जाते हैं, आपको लॉजिक लगाकर, आपको सोच समझ कर देखने के बाद उनको डिलीट करना है, एराडिकेट करना है, और जैसे ही आप काटते जाते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो करेक्ट आंसर आता जाएगा। तो गाइस कौन था ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। On 29th of August 1947, the Constituent Assembly set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare a draft constitution for India. तो गाइस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना उसका एक ड्राफ्ट पहले बनाना, फिर उसमें जो है अमेंडमेंट, उसमें कुछ ऐड करना है या डिलीट करना, ये सब देखने के बाद जो है फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। द ड्राफ्टिंग कमेटी हैड 7 members एंड बी आर अम्बेडकर was the chairman of the drafting committee। तो इसमें टोटल कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे। तो गाइस इस प्रकार के एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं, आपको अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, आपको आगे भी पूछे जाएंगे। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इनके अलावा और आप क्या सजेशन देंगे गाइस आप कमेंट में भी बता सकते हैं, या फिर almightyguidance@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। गाइस हर एक वीडियो का पीडीएफ आपको ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को टेलीग्राम पर ज्वाइन करना है, वहां पर हर एक पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। फेसबुक पर भी काफी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, फेसबुक पेज का नाम भी है ऑलमाइटी गाइडेंस। गाइस अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इस प्रकार की वीडियोस फायदा पहुंचा सकती हैं तो आप उन तक भी शेयर करें। लगातार वीडियोस को पाने के लिए ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें। गाइज इसका ये बेनिफिट होगा कि जैसे भी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है तो तुरंत आपके पास एक अलर्ट आ जाता है। गाइज वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।